हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। दोस्तों, आज इस क्लास में बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी को डायग्राम के साथ फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। यह टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को पूरा देखिएगा ताकि अच्छे से आप समझ सकें। अगर क्लास आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम किसे कहते हैं और इसका फंक्शन क्या क्या होता है। तो अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। तो जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं तो उस समय जो जो अंग श्वसन की क्रिया में सहायता करते हैं उन सभी अंगों को सामूहिक रूप से हम लोग क्या कहेंगे, श्वसन तंत्र कहेंगे। और जो ये श्वसन है यानी ब्रीथिंग जो है यह दो प्रकार का होता है। एक है श्वास लेना, यानी जब श्वास को हम लोग लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंस्पिरेशन, और जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं एक्सपिरेशन। सांस अंदर लेने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निश्वसन यानी इंस्पिरेशन इंग्लिश में कहते हैं। इसके द्वारा हम मुख्य जो गैस लेते हैं, जब हम लोग वातावरण में जो वायु उपस्थित है उस वायु में मुख्यतः जो गैस होती है जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके बाद है नाइट्रोजन, ये सब जब हम लोग श्वास लेते हैं तो वायु के साथ ये वायु में ये मौजूद होती है, तो ये सब गैस हम लोग श्वसन में लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन होता है वो आप लोग जानते हैं, जो वातावरण में ऑक्सीजन जो है वायु में 21% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में 0.03% पाया जाता है और नाइट्रोजन जो है वो 78% पाया जाता है। यानी वायु में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। जब हम लोग श्वास छोड़ते हैं यानी एक्सपीरेशन करते हैं उस समय क्या हम लोग क्या कहते हैं, जितनी मात्रा में हम लोग श्वास अंदर लेते हैं उतना ही मात्रा में हम लोग क्या करते हैं, श्वास को बाहर भी हम लोग छोड़ते हैं। किंतु गैसों का जो परसेंटेज है, अनुपात जो है वो बदल जाता है। जब हम लोग एक्सपीरेशन करते हैं, जब श्वास हम लोग बाहर छोड़ते हैं उस समय जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस की जो मात्रा होती है वो बदल जाती है। जब हम लोग श्वास लिए होते हैं उस समय ऑक्सीजन हम लोग 21% लिए होते हैं, और जब हम लोग श्वास छोड़ते हैं उस समय ऑक्सीजन जो है वो 70% हम लोग छोड़ते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% हम लोग जो इंस्पिरेशन के वक्त लिए थे, अब हम लोग एक्सप्रेशन के वक्त जब हम जो श्वास छोड़ते हैं उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना 4.6 हम लोग % छोड़ते हैं, और जो नाइट्रोजन गैस हम लोग 78% लिए थे वो हम पूरा के पूरा हम लोग 78% नाइट्रोजन छोड़ देते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो श्वसन होता है, ब्रीथिंग, ये दो प्रकार का होता है। जब श्वास अंदर लेने की क्रिया को निश्वसन यानी इंस्पिरेशन कहते हैं, और जो श्वास बाहर छोड़ने की क्रिया को हम लोग एक्सपिरेशन कहते हैं। और इसमें कितनी मात्रा में हम लोग गैसों को हम लोग लेते हैं और कितनी मात्रा में गैसों को हम लोग जो एक्सप्रेशन होता है उसके बाद हम लोग छोड़ते हैं। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। प्रमुख श्वसन अंग, श्वसन तंत्र का वह अंग जो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है उसी को हम लोग प्रमुख श्वसन अंग कहते हैं। जैसे मानव में प्रमुख श्वसन अंग क्या होता है, जैसे हम लोग नाक से श्वास लेते हैं तो आप लोग जानते हैं कि नाक जो है यह प्रमुख श्वसन अंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। नाक जो है एक सिर्फ श्वसन लेने का एक मार्ग बनाता है, मार्ग देता है, ये सिर्फ एक रास्ते का कार्य करता है। उसी तरह जैसे मानव और सांप में जो फेफड़ा होता है, यह मनुष्य और सांप में क्या होता है, फेफड़ा जो होता है जिसे हम लोग लंग्स कहते हैं, यह प्रमुख श्वसी अंग होता है। और जो जलीय जीव होते हैं, जो जल में जो जीव पाए जाते हैं, वो अपना जो प्रमुख जो श्वसन अंग उनका क्या है, गल्फर, जो इंग्लिश में इसे गिल्स कहते हैं। जैसे जलीय जीव जैसे मछली हो गया, मछली जो अपना श्वास लेती है यह गल्फर यानी गिल्स के सहायता से श्वास लेती है। जो ये रेड कलर का दिख रहा है यही गिल्स यानी गल्फर है। इसी की सहायता जलीय जीव जो मछली है यह श्वास अपना लेती है। उसके बाद है कीट यानी कीड़े मकोड़े जो है वो श्वास कहां से लेते हैं, तो वो लोग श्वास लेते हैं अपना श्वास नली यानी जिसे इंग्लिश में हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। ये लोग देख सकते हैं, ये जो ट्रैकिया का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, ये जो श्वास नली है, इसी श्वास नली में एक छेद होता है जिसे हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। इस श्वास नली को इंग्लिश में हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। तो जो कीट पतंग होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये श्वास नली यानी ट्रैकिया से श्वास लेते हैं। उसके बाद है मेढक। मेढक जो है यह गल्फर, त्वचा और फेफड़ा तीनों की सहायता से ये श्वास लेता है। कैसे कैसे आप लोग को समझाते हैं। जब
मेढक जो छोटा होता है, जो सबसे जब जब जन्म लेता है ये मेढक, ये जो मछली के भांति आपको दिखता होगा, जो जल में तैरते हुए दिख जाएगा आपको। ये जो है मेढक, इसको हम लोग जो बाल्यावस्था में रहता है इसे हम लोग टेडपोल कहते हैं। जो इसका जो पूंछ की तरफ बाहर की तरह एक पूंछ निकली रहती है, इसे हम लोग टेडपोल कहते हैं। इस अवस्था में मेढक को हम लोग टेडपोल से कहते हैं। और जो ये टेडपोल है ये पानी में तैरते रहता है। तो ये जो होता है टेडपोल, ये अपना जो गिल्स होता है यानी जो गलफड़ होता है इसके द्वारा सांस लेता है। जब मेढक ये जो बड़ा हो जाता है तो जब जमीन के ऊपर रहता है तो ये अपने लंग्स यानी फेफड़े के द्वारा सांस लेता है। और यही मेढक जब जमीन के अंदर चला जाता है यानी जब निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, तब ये अपने त्वचा यानी जो स्किन है इसकी सहायता से क्या करता है, श्वास लेता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, मेढक जो है गलफड़, त्वचा और फेफड़ा तीनों से ही श्वास लेता है। अलग अलग अवस्था में ये अलग अलग क्रियाओं से ये श्वास। मानव का श्वसन मार्ग, मानव जब श्वसन करता है यानी जब श्वास लेता है तो वायु जिस जिस मार्ग से गुजरती है उसी मार्ग को हम लोग श्वसन मार्ग कहते हैं। जैसे मानव में जो है श्वसन मार्ग यह 10 तरह का होता है। पहला जो है नासा छिद्र यानी नसल होल्स, जिसे हम लोग नासा छिद्र कहते हैं। नाक का यह अगला भाग होता है, देख सकते हैं यहाँ पर ये नासा छिद्र ये दिखाया गया है, यह नाक का अगला भाग होता है। इसी भाग में वायु अंदर प्रवेश करती है और इसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो धूल कण को रोक कर रखते हैं। उसके बाद है दूसरा है नासा कपाट यानी नजल कैविटी। ये जो ऊपर की तरफ आप जो हड्डी एक देख रहे हैं, इसी हड्डी को हम लोग कहते हैं नसल कैविटी। यह नाक का पिछला भाग होता है और इसी नसल कैविटी में क्या होता है, एक म्यूकस नामक चिपचिपा द्रव पाया जाता है। जब हम लोग श्वास लेते हैं तो वायु के साथ जो धूलकण जो नाक का छिद्र में जो बाल है वो नहीं रोक सकती है, उस धूलकण को यह म्यूकस अपने में चिपका लेता है और वहां पे जमा हो जाता है, जिसके कारण धूलकण जो है हमारे अंदर फेफड़े में नहीं जा पाता है। तो म्यूकस समझ गए, जो नासा कपाट में म्यूकस पाया जाता है और इसी में इसके साइड में एक ओला फैक्ट्री लोब पाया जाता है नासा कपाट के, जिसे हम लोग सुगंध का एहसास करते हैं। जो स्मेल होता है, जो दुर्गंध है या सुगंध है, इसका हम लोग एहसास कर पाते हैं किसके द्वारा, ओला फैक्ट्री लोब के द्वारा। तो ये भी नासा कपाट में पाया जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा है ग्रसनी यानी फायरिंग्स। यह नासिका कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के ऊपर पाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं यह है फेरिंग्स, जो नाक का जो मार्ग है और जो मुंह का मार्ग है, ये दोनों जब एक जगह मिलते हैं इसे हम लोग फेरिंग्स कहते हैं, यानी हिंदी में ग्रसनी कहते हैं। और इसी ग्रसनी के पास एक इपोग्लेटिस नामक एक ढक्कन नुमा एक रचना पाई जाती है। जो ये इसका क्या कार्य है, ये जो पाइप है यहाँ से तो एक दोनों का जो मार्ग है भोजन और जो यहाँ से जो वायु का जो मार्ग है एक ही जगह मिलता है और इसके बाद से क्या होता है, यह 2 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है वाइंड पाइप और एक होता है आपका फूड पाइप। तो जो वाइंड पाइप से हम लोग श्वास लेते हैं यह चला जाता है, जिसे हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। वाइंड पाइप को क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। और ये जो 2 भागों में बढ़ जाता है, दोनों फेफड़ों में चला जाता है, जिसे हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ट्रैकिया है, आपको व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, ये ट्रैकिया है जो श्वास नली इसको कहते हैं। और इसी के ऊपर एक ढक्कन नुमा जो इपोग्लेटिस जो मैंने कहा, ये इपोग्लेटिस पाया जाता है। इसका कार्य होता है जब हम लोग भोजन करते हैं तो ये इपोग्लेटिस क्या करता है, ये श्वास नली के उधर गिर जाता है और इधर से भोजन जो है आहार नल में जो देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर का जो ये ऑरेंज कलर का पाइप देख रहे हैं, ये फूड पाइप है जो स्टोमक में चला जाता है, जो हमारा भोजन होता है। और यही जो इपोग्लेटिस जब हम लोग श्वास लेते हैं तो इसके उल्टे साइड में बंद हो जाता है, यहां से इधर बंद हो जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, फूड पाइप बंद हो जाता है और श्वास नली से हमारा श्वास वाइंड पाइप में चला जाता है, जिसके द्वारा इसके होते हुए ये फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है, हम जो श्वास लेते हैं। तो इपोग्लेटिस का जो कार्य है आप लोग समझ गए होंगे। जो इपोग्लेटिस क्या होता है, जो ग्रसनी होता है फारिंक्स, इसके वहां पे एक ढक्कन नुमा रचना पाई जाती है जो भोजन और वायु दोनों का मार्ग को निश्चित रखता है। इसको कौन कंट्रोल करता है, इपोग्लेटिस को जो हमारा ब्रेन है, ये हमारा इसे क्या करता है, कंट्रोल करता है। जब हम लोग भोजन करते हैं उस वक्त हम लोग जो इपोग्लेटिस है ये वाइंड पाइप की तरफ ढका हुआ रहता है, जिससे जो भोजन है वो फूड पाइप में, ये जो फूड पाइप है यहां से अमाशय यानी पेट में चला जाए। उसके बाद क्या होता है, अगर उसी समय जब हम लोग खाते वक्त जब किसी से बात करते हैं या किसी के यादों में खो जाते हैं तो क्या होता है, ये जो
ब्रेन होता है हमारा उस ओर डाइवर्ट हो जाता है, जिसके कारण यह इपोग्लोटिस जो है, यहाँ पर जो इपोग्लोटिस ढक्कन नुमा रचना पाई जाती है, इसको यह कंट्रोल नहीं कर पाता है। और उसी वक्त क्या होता है, जब हम लोग भोजन करते हैं, वही जो भोजन ये फूड पाइप में ना जाके ये क्या करता है, सीधा ये फेफड़े में प्रवेश कर जाता है। और फेफड़े में तो सिर्फ वायु ही का रास्ता है, तो जो फेफड़ा होता है वो देखता है कि अरे ये तो दूसरे मार्ग में यहाँ से भोजन आ रहा है, जो वायु आने का जगह था। तो ये फेफड़ा क्या करता है, यहाँ से ये प्रेशर लगा के ये जितने भोजन जो आ रहे हैं उसको वापस भेज देता है, जोर से प्रेशर मारता है जो भोजन जो होता है, ताकि फूड पाइप में वापस चले जाए। और इसी जो प्रेशर को हम लोग हिचकी कहते हैं। जब हम लोग को हिचकी आता है तो हम लोग कहते हैं कि हमें कोई याद कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जबकि उल्टा है। जब हम लोग किसी के ख्यालों में खो जाते हैं तो जो ब्रेन हो वो डाइवर्ट हो जाता है और वो अपना सिग्नल इपोग्लोटिस को नहीं भेज पाता है, जिसके कारण यह जो फूड पाइप में जाने का जो जगह था वो वाइन पाइप में आ जाता है, जिसके कारण ये फेफड़ा जो है, लंग्स ये प्रेशर मारता है, दोनों फेफड़ा मिलकर प्रेशर मारता है, जिससे जो वाइन पाइप में जो भोजन आया हुआ है ये वापस फूड पाइप में चली जाए, जिसके कारण हिचकी आती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद चौथा है स्वर तंत्र, इसको हम लोग इंग्लिश में लैरिंक्स कहते हैं। यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है, यह आवाज निकालने में सहायता होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये लैरिंक्स है, ये जो इस जगह पे लैरिंक्स पाया जाता है, जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और ये वॉइस बॉक्स जिसे हम लोग का आवाज जो यहाँ से भारी होता है, हल्का होता है, ये जो लैरिंक्स जो है इसे हम लोग स्वर तंत्र यानी वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसके रास्ते होते हुए जो श्वास नली है, जो हमारा श्वास है, ये नाक के रास्ते सबसे पहले नाक छिद्र में आया, उसके बाद नासा कपाट में आया, उसके बाद क्या हुआ, ग्रसनी में आया जो फारिंक्स कहते हैं, उसके बाद वहां से स्वर तंत्र यानी लैरिंक्स में गया। यानी ये जो रास्ते, इसी रास्ते से होते हुए ये श्वसन जो श्वास है हमारा, ये वायु वापस ये फूड जो पाइप में ना जाके ये वाइन पाइप में आ गया। इसके बाद है श्वास नली, इसी को हम लोग कहते हैं श्वास नली, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये है ट्रैकिया, इसे हम लोग श्वास नली कहते हैं। जब श्वास इस ट्रैकिया में आता है उसके बाद क्या होता है, यह दो भागों में फेफड़ों में बटा हुआ रहता है, ये पाइप दो भागों में बटा रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। ये जो दो भाग में बटने वाली जो ये भाग है, इसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं ये दो भागों में दोनों फेफड़ों में चला गया हिस्सा, इसे हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। और इसी ब्रोंकाई में देखिए आप लोग यहाँ से एक छोटी छोटी यहाँ से जो ब्रांचेस निकली हुई है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग ब्रोंकियोल्स कहते हैं। तो श्वसन पहले सबसे पहले नाक छिद्र में आया, नाक छिद्र से नसा कपाट से आया आपका फारिंक्स में यानी ग्रसनी में, उसके बाद स्वर तंत्र, उसके बाद ट्रैकिया में आया, ट्रैकिया में आने के बाद कहाँ चला गया, दो भागों में बट गया, जिसे हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। अब इस ब्रोंकाई से छोटी छोटी जो ब्रांचेस निकली हुई है, इसी ब्रांचेस में यह चला गया, जिसे हम लोग ब्रोंकियोल्स कहते हैं। इतना तक आप समझ गए होंगे। जब ये दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, यहाँ से ट्रैकिया से जो आकर दोनों फेफड़ों में ये ब्रोंकाई चले जाते हैं, उसके बाद से जो इसमें से ब्रोंकाई में से जो छोटे छोटे जो शाखाएं निकली रहती हैं, इस शाखाओं को हम लोग ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और इसी ब्रोंकियोल्स के सिरों पर एक गुच्छा नामक, ये देख सकते हैं, ये जो ब्रोंकियोल्स है इसी को यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है, ये ब्रोंकियोल्स है। इसी ब्रोंकियोल्स के ऊपर एक गुच्छा करके एक एल्वोइली पाया जाता है, जिसे हम लोग वायु कूपिका कहते हैं यानी वायु कोष्ठक कहते हैं। इसका क्या कार्य होता है, यह गैसों के विनिमय का कार्य करता है। जो ये वायु कूपिकाएं हैं, इसी में जाकर जो हम लोग श्वास लेते हैं, इसी में जाकर ये एक्सचेंज होता है। एल्वोइली जो है यही गैसों का विनिमय का कार्य करता है। इसके पास में बहुत सारी जो ब्लड की जो नलिकाएं होती है वो जुड़ी होती है, और ये क्या करता है, इसमें ऑक्सीजन को इसमें भेज देता है ब्लड में। और ब्लड में क्या पाया जाता है, ब्लड में अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और ये हीमोग्लोबिन जो है ये एल्वोइली से क्या लेता है, ऑक्सीजन लेकर हमारे पूरे शरीर में, जितने भी शरीर है, ये ब्लड है, पूरे शरीर में संचरण हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है, और ये ब्लड हर एक कोशिका तक पहुंच जाती है। और कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसको क्रेब्स चक्र चलाता है। और क्रेब्स चक्र चलने के दौरान क्या होता है, हमें 38 एटीपी प्राप्त होते हैं, और इस एटीपी से मिलके हमें क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से हम लोग क्या होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, उष्मा मिलती है। तो आप लोग समझ गए, जो एल्वोइली है, जो वायु कोष्ठक है, ये क्या करता है, ये ब्लड को ऑक्सीजन दे देता है। और ऑक्सीजन में ब्लड क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो ब्लड में पाया जाता है, ये हीमोग्लोबिन अपने साथ लेकर पूरे शरीर में
सर्कुलेट कर देता है, ब्लड के द्वारा पूरे सर्कुलेट हो जाता है पूरे शरीर में, और सारे शरीर में पहुंच के जितनी भी छोटी छोटी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, इस कोशिकाओं को ये ऑक्सीजन मिल जाता है। और ये कोशिका में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है ऑक्सीजन को लेकर, और इसी ऑक्सीजन को क्या करता है, वो ग्लूकोज में बदल देता है, और इसे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। यहीं से जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, वापस CO2 को लेकर ये एल्वेओली को दे देता है, और एल्वेओली क्या करता है, ब्रोंकाई में आता है, ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स क्या करता है, ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकाई के माध्यम से ये सीधे ट्रकिया से होते हुए हमारे नाक से फिर इसे हम लोग श्वसन त्याग देते हैं, जो हमारा CO2 गैस वापस निकल जाता है। एक फाइनल टच देते हैं श्वसन तंत्र के बारे में कि हमारा जो श्वसन तंत्र है, जो श्वसन मार्ग कहाँ कहाँ से श्वसन की जो मार्ग है वो आती है, और कहाँ से फिर वापस हम लोग निश्वसन यानी जो एक्सप्रेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब हम लोग नाक से श्वास लेते हैं नोजल छिद्र से, तो नोजल छिद्र में वायु प्रवेश करती है, जो श्वास प्रवेश करती है, उसके बाद जाता है नसल कैविटी में, यानी जो नसल का पार्ट होता है वहां पे जाता है, वहां से जाता है फारिंग्स में, जो ग्रसनी कहते हैं, फारिंग्स के बाद जाता है लैरिंग्स में, लैरिंग्स से होते हुए ये ट्रैकिया में, जो श्वास नली है, जो जिसे हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, इस श्वास नली में जाता है। उसके बाद श्वास नली में आकर क्या करता है, ये दो भागों में बढ़ जाता है, दोनों फेफड़ों में ये जो बढ़ जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। और ये ब्रोंकाई में छोटी छोटी जो शाखाएं निकली रहती है, देख सकते हैं आप लोग, इस शाखाओं से शाखाएं निकली रहती है, इस शाखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ये देख सकते हैं, ये ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और इसी जो शाखाएं जो ब्रोंकियोल्स निकले रहते हैं, इसी के सिरों पर क्या एक छोटी छोटी छल्ले नुमा क्या पाई जाती है, एल्वेओली पाई जाती है। यह आप लोग यहाँ पर जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है, देख सकते हैं ये किस तरह का एल्वेओली पाया जाता है, कैसा इसका आकार है। इसी एल्वेओली में क्या होता है, श्वसन हमारा जो वायु है, जो हम श्वास लेते हैं, इसी में पहुंच के यही जो है वायु का क्या होता है, विनिमय करता है, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है। कैसे करता है, ये क्या करता है एल्वेओली, इसके पास से एक नली, जो रक्त की नलिकाएं बहती है, इसी में क्या करता है, ये ऑक्सीजन को दे देता है। और ये जो नलिकाएं से जो ब्लड है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में पूरे कोशिकाओं में भेज देता है। और कोशिका में आप लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, और अपने अंदर क्रेब्स चक्र चलाता है, जिसके कारण हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, और ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा प्राप्ति होती है, उष्मा प्राप्ति होती है। उष्मा प्राप्ति इसलिए होती है जब तक हम लोग श्वास लेते हैं, इसलिए हमारा शरीर जो हीट होता है ये श्वसन के कारण ही होता है, और जो हमारे ब्लड जो सर्कुलेट होते हैं पूरे शरीर में, इसके कारण हमारा शरीर गर्म रहता है। तो वहां से जब जो कोशिकाएं से जो CO2 जो होता है, उस CO2 को लेकर ये जो हीमोग्लोबिन है, ये वापस आकर एल्वेओली को दे देता है, और एल्वेओली क्या करता है, वापस ये जो ब्रोंकियोल्स है इसको देता है। ब्रोंकियोल्स क्या करता है, फिर इसको ब्रोंकाई में भेजता है, और ब्रोंकाई क्या करता है, यहाँ से ट्रेकिया के माध्यम से होते हुए ये पूरे हमारे शरीर में जाते हुए नाक से बाहर श्वसन को बाहर निकाल देता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। डायफ्राम के ऊपर तथा नीचे की तरफ गति करने के कारण ब्रीथिंग यानी सांस लेने की क्रिया की जाती है। जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो डायफ्राम है, ये जो डायफ्राम का चित्र दिया गया है, यही है डायफ्राम। ये क्या करता है, जब हम लोग श्वसन करते हैं, जब हम लोग श्वास अंदर लेते हैं, जब फेफड़े के माध्यम से जब श्वास अंदर आता है, तो ये डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम नीचे यानी समतल हो जाता है। और जैसे हम लोग जब श्वास छोड़ते हैं तो क्या होता है, अपने आप ये जो इतना लंग्स हमारा मजबूत नहीं है जो अपने आप सांस को बाहर फेंक सके, तो इसलिए क्या करता है, ये जो डायफ्राम है ये नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर लगाता है, और इसको ये कम से कम हमारा जो एक्सप्रेशन है इसमें 70% योगदान इसका होता है डायफ्राम का। तब जाकर ये जो हमारा श्वास है ये बाहर की तरफ ये निष्कासित होता है, यानी एक्सपिरेशन होता है। तो ये जो डायफ्राम है हमारे श्वसन में जो फेफड़ा होता है, इसको जो ब्रीथिंग ली जाती है, जो सांस ली जाती है और जो छोड़ी जाती है, इसमें यह मदद करता है। खासकर ये एक्सपिरेशन, जब हम लोग श्वास बाहर छोड़ते हैं, उसके लिए ये नीचे से लेकर ऊपर क्या करता है, ये नीचे से क्या करता है, ऊपर की ओर प्रेशर डालता है, जिसके कारण ये श्वास जो हमारा है ये बाहर निकल पाता है। और डायफ्राम के जो टूट जाने से व्यक्ति की जो मृत्यु निश्चित है। ये जो डायफ्राम है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर ये डायफ्राम जो है यह टूट जाता है, इसमें चोट आ जाता है, तो व्यक्ति की जो मृत्यु हो जाती है।
आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो पूरा जो इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन, जो श्वसन का जो दो पार्ट है, इंस्पिरेशन जो हम लोग श्वास अंदर लेते हैं और एक्सप्रेशन जो हम लोग श्वास को बाहर निकालते हैं, इसके बारे में आप लोग पूरे अच्छे से डायग्राम से समझ गए होंगे। आई होप आप लोग पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। दोस्तों, आप लोग के लिए मैंने डायग्राम के साथ हमेशा जोड़ के दिखाता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें, कहीं भी आपको कंफ्यूजन ना हो, ताकि जो एग्जाम में प्रश्न आए आप लोग को कहीं से ये क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।